हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जतिन अरोड़ा फ्रॉम द एक्सप्लोरर इंस्टीट्यूट। हमने फर्स्ट पार्ट में एक टॉपिक कवर किया था ई बिजनेस एंड इन दिस पार्ट वी विल कवर द टॉपिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर द टॉपिक आउटसोर्सिंग। तो बेसिकली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हमें तीन कंसेप्ट्स को पढ़ना है। नंबर वन, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस and the next one is what are the types of risks that are involved in the online transactions, and the third one is what are the methods to ensure safety in the online transactions। मींस इन रिस्क को कम करने के लिए कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करने हैं वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन ऑल द थ्री कंसेप्ट्स वन बाय वन। begin with the steps in the online transactions। मान लीजिए हमें कुछ ऑनलाइन परचेस करना है, हमने उसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड की है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। जैसे ही हम फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे हमसे वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या मांगता है कि हमें उनके पास एक आईडी क्रिएट करनी है, या अगर आईडी ऑलरेडी क्रिएट है तो उसे लॉग इन करो। इट मींस बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर हमें उनके पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। इट मींस हमें क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, आईडी। हमने आईडी क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, उनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनमें से गुड्स को चूज करेंगे, उसे शॉपिंग कार्ट में डालेंगे और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इट मींस चूज द प्रोडक्ट्स एंड पुट देम इनटू शॉपिंग कार्ट। सो नेक्स्ट स्टेप इज प्लेसिंग एन ऑर्डर। इसे शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, शॉपिंग कार्ट। आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर द थर्ड स्टेप इज पेमेंट मैकेनिज्म। हमें ऑनलाइन वेंडर को बताना पड़ेगा कि हम किस मोड से आपको पेमेंट करेंगे। पेमेंट मोड कितने तरीके से हैं, 5 टाइप्स के हैं। नंबर वन सीओडी, दैट मींस कैश ऑन डिलीवरी। सेकंड इज चेक, थर्ड इज डेबिट और क्रेडिट कार्ड, फोर्थ इज डिजिटल पे कैश एंड द फिफ्थ इज ऑनलाइन बैंकिंग। सो बेसिकली इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, दैट इज आर ओ पी। व्हाट इज आर, रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज ओ, प्लेसिंग एन ऑर्डर। एंड व्हाट इज पी, पेमेंट मैकेनिज्म। इसे याद कैसे करेंगे हम, रो, आर ओ पी। आर से रजिस्ट्रेशन, ओ से ऑर्डर एंड पी से पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट मैकेनिज्म के 5 जो मोड है इसके शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली हमें इसके 1 बाय 1 से रीड आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज सीओडी, इसके नाम से ये चीज अंडरस्टूड हो रही है। व्हाट, पेमेंट करना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। एंड नेक्स्ट स्टेप इज चेक। चेक का मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन वेंडर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को आपके घर भेजेगा चेक कलेक्ट करने के लिए। ये इन द प्रेजेंट टाइम ये यूज नहीं होता है पेमेंट मोड, बट हाँ ये चारों यूज होते हैं। सो सीओडी आप नाम से अंडरस्टूड हो गए, कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। एंड सेकंड इज चेक, ऑनलाइन वेंडर अपने रिप्रेजेंटेटिव को आपके घर भेजेगा चेक कलेक्ट करने के लिए। थर्ड इज डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, फोर्थ इज डिजिटल कैश एंड द फिफ्थ इज ऑनलाइन बैंकिंग। अब व्हाट इज डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, इसके बीच में एक लिटिल बिट डिफरेंस होता है तो ये दोनों प्लास्टिक मनी, बट इन दोनों के बीच में एक चीज का डिफरेंस होता है। डेबिट कार्ड किससे लिंक होता है, आपके सेविंग अकाउंट से। आप कितने की, मान लीजिए ये आपका सेविंग अकाउंट है, बैंक ने आपको एक डेबिट कार्ड इशू कर दिया, आप डेबिट कार्ड से मैक्सिमम कितने की पेमेंट कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम अमाउंट आपके अकाउंट में है उतने की आप पेमेंट कर सकते हैं। वेयरएज इन द केस ऑफ क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं है, बैंक आपको एक लिमिट दे देगा, 50 से 60 जाएगी, मान लीजिए उसने आपको लिमिट दे दी, डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट वर्थिनेस। बैंक ने आपको पेमेंट कर दी। अब क्या होगा उससे, मान लीजिए आपने कुछ परचेस करना है, आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली, उसका बैलेंस आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा, वो बैंक ने जो आपको लिमिट दे रखी है बैंक के पास से पैसा कटेगा। अब मान लीजिए 60 डेज बाद जब आपको पेमेंट करनी है तो आपको ऑनलाइन वेंडर को पेमेंट नहीं करनी है, आपको किसको पेमेंट करनी है, बैंक को, इन द टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। आप इंस्टॉलमेंट में बैंक को पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, डेबिट कार्ड आपका सेविंग अकाउंट से लिंक होगा, वेयरएज क्रेडिट कार्ड आपके बैंक से लिंक होगा जिसका सेविंग अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। एंड द थर्ड इज डिजिटल कैश। आज के टाइम में ये बहुत चीज ज्यादा यूज हो रही है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पेटीएम। पेटीएम, मान लीजिए आपको कुछ परचेस करना है तो आप क्या करेंगे, अपने सेविंग अकाउंट से पैसे कहां ऐड करेंगे, पेटीएम में, और पेटीएम से किसको पे कर देंगे, ऑनलाइन वेंडर को। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल कैश, फॉर एग्जांपल पेटीएम और फोन पे है। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपको कुछ परचेस करना है, अपने आप बैंक अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पेटीएम में डालेंगे, पेटीएम से आप आगे ऑनलाइन वेंडर को पेमेंट कर देंगे। आपने ये प्रैक्टिकल यूज किया भी होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एंड द नेक्स्ट इज ऑनलाइन बैंकिंग। आजकल सारे बैंक ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो उनसे आप कोई सा भी बैंक ले लीजिए,
आप जो काम पहले बैंक जाके करते थे, आज वो काम आप घर जाके कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स इन द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज प्लेसिंग योर ऑर्डर एंड द थर्ड वन इज पेमेंट मैकेनिज्म। फर्स्ट क्या है? रजिस्ट्रेशन, दैट इज हमें एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है कुछ शॉपिंग करने से पहले, एंड आफ्टर दैट अगर हमने आईडी क्रिएट कर ली है उसके बाद हमें गुड्स को चूज करना है, अपने शॉपिंग कार्ट में डालना है और ऑर्डर प्लेस करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड द थर्ड स्टेप इज पेमेंट मैकेनिज्म। हमें अपने ऑनलाइन वेंडर को मोड ऑफ पेमेंट बताना पड़ेगा कि हम किस मोड से पेमेंट करेंगे। वे ऑफ पेमेंट क्या क्या हो सकते हैं? सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, इट मींस डिलीवरी एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स। आफ्टर दैट चेक, ऑनलाइन वेंडर अपने रिप्रेजेंटेटिव को आपके घर भेजेगा गुड्स चेक कलेक्ट करने के लिए। डेबिट और क्रेडिट कार्ड बीच में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया है। एंड द लास्ट वन इज ऑनलाइन बैंकिंग। इट मींस द यूजिंग ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जो जो फैसिलिटीज बैंक आपको प्रोवाइड करता है, आज आप घर बैठे ही उसे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उसे यूज कर सकते हैं। इट मींस दैट वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। So let's begin with the topic types of risk in the online transactions. So basically there are 3 types of risk. SIT. What is S? Data storage and the transmission risk. And the next one is I. Risk of threat to intellectual property and the privacy. And the third one is T. It is known as the transaction risk. So basically हम इसे याद कैसे करेंगे? SIT. SIT. What is S? It's data storage and transmission risk. What is I? It's risk of threat to the intellectual property and privacy. And what is T? Is transaction risk. And transaction risk are further classified into 3 parts. What are these? Default in the order taking and the giving. And the next one is default in the delivery. And the third one is default in the payment. And risk of threat to intellectual property and the privacy are further classified into 3 parts: virus, hacking, and the fraudulent trading. So basically ये तीनों टाइप से रिस्क हैं क्या क्या। हम शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क के। रिस्क इन द ट्रांजैक्शंस इज नोन एज ट्रांजैक्शन रिस्क। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन रिस्क? रिस्क इन द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? डिफॉल्ट इन द ऑर्डर गिविंग एंड द टेकिंग। बट इसका क्या मतलब हुआ? डिफॉल्ट इन द ऑर्डर गिविंग एंड टेकिंग। मान लीजिए आपने गुड्स को ऑर्डर किया, वो डिलीवरी नहीं हुआ, या आपने गुड्स डिलीवर हो गए, आपने ऑर्डर ही नहीं किए। इसमें 2 केस बनते हैं। क्या क्या? या तो आपने गुड्स को ऑर्डर कर दिया, वो डिलीवर ही नहीं हुआ, या डिलीवर हो गया, आपने ऑर्डर ही नहीं किया। एंड द नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट इन दी डिलीवरी। इसका क्या मतलब हुआ डिफॉल्ट इन द डिलीवरी का? मान लीजिए आपने एक गुड्स को ऑर्डर तो किया, लेकिन वो गलत प्रोडक्ट आ गया या गलत एड्रेस पे डिलीवर हो गया। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं। क्या क्या? एक तो होता है रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया, और एक होता है रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर हो गया। एंड द थर्ड वन इज डिफॉल्ट इन द पेमेंट। इसका क्या मतलब हुआ डिफॉल्ट इन द पेमेंट का? मान लीजिए आपने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी, लेकिन ऑनलाइन वेंडर को वो रिसीव ही नहीं हुई। तो इस केस में क्या होगा? डिफॉल्ट इन द पेमेंट। आज के टाइम में ये रिस्क जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन वेंडर को पेमेंट की, ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया, बट उसे रिसीव नहीं हुआ। सो विद इन 3 to 4 डेज आपके अकाउंट में ये रिफंड आ जाता है। सो देयरफॉर ये वाला रिस्क आज के टाइम पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। सो नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट डाटा स्टोरेज एंड द ट्रांसमिशन रिस्क। मान लीजिए हर एक वेबसाइट का अपना एक डाटाबेस होता है। डाटाबेस किस चीज का होता है? उनके अपने क्लाइंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उनके रेजिडेंशियल एड्रेस होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, या आपके साथ जो कस्टमर के साथ वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका डाटाबेस होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास काफी तरह के डाटाबेस होते हैं, उनकी एक जगह स्टोरेज होती है, यानी कि डाटाबेस को एक जगह स्टोर करके रखेंगे। तो उस जगह की रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? डाटा स्टोरेज के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? मान लीजिए वो जो डाटाबेस है आपका वो गलत हाथों में ना चला जाए, उसमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कभी रॉन्ग हैंड में ना चली जाए। सो दैट्स व्हाई देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द डाटा स्टोरेज एंड द ट्रांसमिशन रिस्क। डाटा को स्टोर करने का रिस्क इज नोन एज द डाटा स्टोरेज रिस्क। इसी के लिए क्या क्या हो सकते हैं अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इसे रिस्क को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज रिस्क ऑफ थ्रेट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द प्राइवेसी। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स।
वायरस, हैकिंग एंड द फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग। इनके मतलब क्या हुए? वायरस, आप सब जानते ही होंगे वायरस क्या होता है। वायरस आपके फोन में भी पाया जा सकता है, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में भी पाया जा सकता है। ये आपके डाटाबेस को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। आपका जितना डाटा मोबाइल में पड़ा है या लैपटॉप में पड़ा है उसे ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये कहां से आता है? इसके दो मोड्स होते हैं, या तो वो इंटरनेट से आ सकता है या किसी पेन ड्राइव जो ऑलरेडी जिसमें वायरस है, अगर आप उसे अपने फोन में अटैच करते हैं तो उससे भी वायरस आपके सिस्टम में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हैकिंग। हैकिंग का काम क्या होता है? सेम काम होता है, डाटा को डिस्ट्रॉय करने का। सो वायरस और हैकिंग के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? वायरस आपके सिस्टम के अंदर होगा, आपके मोबाइल के अंदर होगा, लेकिन हैकिंग का क्या होगा? आपकी वेबसाइट को या आपकी ईमेल आईडी को अनऑथराइज एक्सेस करेंगे। सो वायरस आपके फोन में ही पाया जाता है, वेरस हैकिंग आपके फोन में ना होके आपकी वेबसाइट को अनऑथराइज एक्सेस होती है। लेकिन इन दोनों का काम क्या है? सेम, डाटा डिस्ट्रॉय करना। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग। फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग के नाम से हमें पता लग रहा है डूइंग द ट्रेडिंग इन द फ्रॉडलेंट मैनर। मींस हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं, हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसपे हम आपको गुड्स शो करते हैं, आप उन गुड्स को चूज करके आप हमें पेमेंट करते हैं, पेमेंट करके हम आपको गुड्स डिलीवरी नहीं करते हैं। यानी कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इन द फ्रॉडलेंट मैनर। या आपने मुझे पैसे दिए, मैंने अपनी कंपनी बंद कर दी, आप बाद में देखने आए तो आपने देखा कि ये कंपनी तो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मतलब मैं कोई ट्रेडिंग कर रहा हूं इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, इट इज नोन एज द फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक बेसिकली टू टॉपिक्स कवर करे हैं। What are the risk steps in the online transactions, and the second one is what are the risks in the online transactions. Step कितने थे? 3. What are these? ROP, rope. First is R, that is registration. Second is O, that is placing an order, and the third one is P, that is payment mechanism. Payment कितने मोड से कर सकते थे हम? 5. What are these? Cash on delivery, that is COD. चेक से कर सकते थे, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डिजिटल कैश, या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स यानी कि ई बैंकिंग से हम कर सकते थे। And the next topic is what are the risks in the online transactions. There are 3 type of risks, that is SIT. S is storage risk, second is I, intellectual property and the privacy risk, and the third one is T, that is transaction risk. Guys, ये टॉपिक हमने आपको ब्रीफ में समझाया है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक दे रखा है, आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करिए और उसमें से ये टॉपिक पढ़िए, आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा एंड लर्न भी साथ साथ हो जाएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, मेथड्स टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी इन द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जो रिस्क है उन्हें कम करने के लिए हमें कौन कौन से टेक्निक्स को अपनाना है। व्हाट आर दिस? C, E एंड D। इसे याद कैसे करेंगे हम? सिंपली इसे करेंगे CDE, दैट इज C से हमारा साइबर क्राइम सेल, D से हमारा डिजिटल सिग्नेचर एंड E से हमारा एनक्रिप्शन। सो बेसिकली अब इसे वन बाय वन रीड करते हैं। व्हाट इज साइबर क्राइम सेल? गाइस, नाउअडेज हैकिंग के केस काफी इंक्रीज हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट को क्रिएट किया जिसका काम सिर्फ हैकिंग को रोकना था और जो हैकर्स हमें पकड़े जाते हैं उन्हें प्रॉपर पनिशमेंट देना था। So first one is cyber crime cell, that is creation of department by the government to reduce the cases of hacking. It is known as cyber crime cell. So students, next technique is encryption. Encryption का मतलब जो हमारा डाटा है उसे हम कन्वर्ट कर दें इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, सो दैट ह्यूमन बीइंग जो है वो उसे डाटा को एक्सेस ही ना कर सके, उनके लिए अंडरस्टैंडेबल ही ना हो। मतलब अगर हमें एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है तो हम किस फॉर्म में भेजेंगे उसे? मशीन रीडेबल फॉर्म में। मतलब ह्यूमन बीइंग जो है उस डाटा को अंडरस्टैंडेबल ही ना हो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, तो ह्यूमन बीइंग्स उस डाटा को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। सो दैट कन्वर्शन ऑफ डाटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म इज नोन एज द एन्क्रिप्शन, so that human being cannot destroy that data. And the last one is digital signature. What is digital signature? मान लो हमें कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है या उससे निकालनी है या इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरी जगह सेंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है? एक पेन ड्राइव में आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी एंड एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये होगा। मान लीजिए आपको कुछ डाटा को ट्रांसफर करना है, आप सिंपली अपने सिस्टम में प्लग इन करेंगे डिजिटल सिग्नेचर, वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आप उसे सही पासवर्ड दे देंगे तो वो डाटा आपको आगे ट्रांसफर कर देगा, अगर आप नहीं देंगे तो डाटा आगे ट्रांसफर नहीं करेगा।
ये इसलिए रोका गया ताकि जो अनऑथराइज एक्सेस डाटा की ना हो सके। ये किसलिए रोका गया? हैकिंग को रोकने के लिए। एंड व्हाट इज ये किसलिए रोका गया? हैकिंग को रोकने के लिए। तो ये तीनों टेक्निक्स हमारी किस लिए आई? वो रिस्क को कम करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो टॉपिक था यही एंड अप होता है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर द टॉपिक आउटसोर्सिंग। गाइस, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक की मैं शॉर्ट वीडियोस लाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इन सब के नोट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यू शुड डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच गाइस।